चलो देखो आगे, हम लोग को पढ़ना था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था वो। इसमें हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड ने सिद्धांत दिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का सिद्धांत, परमाणु मॉडल का सिद्धांत, ये हम लोगों को जानना है। अब देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का सिद्धांत में इसमें आएंगे हम लोग। इसमें क्या होगा आपका, इसमें ना इन्होंने तीन बातें बताई थी। पहला, प्रमुख रूप से तीन बातें हैं, एडिशनल और सारी बातें हैं। तो पहला हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। पहला इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ये पहला यही पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। दूसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। बस इतना सा बात उसने बताया कि वो जैसे कि कैसे घूमता है, कोई भी चीज को घूमने के लिए जब चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए खास तरह का बल होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, आपका स्थिर आकर्षण बल, स्थिर आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इन्होंने बताया बस द्वारा जुड़ा होता है। स्थिर आकर्षण बल का मतलब ये बल का नाम वगैरह नहीं बताया कि कोई बल वगैरह, उसने सिर्फ ऐसा नाम दे दिया कि एक स्थिर आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि स्थिर आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ये इसने ऐसा बताया। तीसरा, तीसरा इन्होंने परमाणु के बारे में बताया, साइज के बारे में, कि जो परमाणु का साइज होता है वह नाभिक के साइज से काफी बड़ा होता है। परमाणु का जो साइज होता है नाभिक के साइज से, नाभिक के साइज से काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। अब इसमें हम बताए थे कि जो परमाणु का साइज है वो कितना होता है, हाँ 10⁻⁻10, यानी इसको बोलते हैं एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर। यानी इसका परमाणु का जो आकार है ना, एक एंगस्ट्रम के बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। वही नाभिक का जो आकार होता है, ये जो नाभिक का आकार है वो क्या होता है आपका, एक फर्मी के बराबर होता है, एक फर्मी के बराबर होता है। एक फर्मी में आपका कितना होता है, 10⁻−15 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेगा तो दो घट जाएगा, 10⁻−13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो इन्होंने तीन बातें मतलब प्रमुख रूप से ये बताया। इसमें से ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर आकर्षण बल के बल द्वारा जुड़ा होता है। और परमाणु का साइज नाभिक के साइज से काफी बड़ा होता है। इन्होंने ऐसी बातें बताई। फिर ये आपका क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का सिद्धांत। इसके पहले हम पढ़ चुके थे, निष्कर्ष आया था, तीन निष्कर्ष और तीन सिद्धांत। निष्कर्ष में क्या आया था कि नाभिक घनावेशित होता है और बीच में रहता है वो, और इसमें हम लोग पढ़े थे। और उसमें क्या पढ़े थे कि जो आपका परमाणु होता है उदासीन होता है, और उसमें और पढ़े थे परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और कुछ भाग भरा होता है। तो इस सब को मिला के जो बना आपका, वो इसी को बोलते हैं हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का सिद्धांत। तो परमाणु मॉडल का सिद्धांत भी इतना था और इसके पीछे जो बताए थे वो वाला था। तो इतना हो गया आपका कंप्लीट, क्लियर। तीन बात याद रखेगा फिर से, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर आकर्षण बल। इन्होंने नाम नहीं बताया कौन सा बल लग रहा है, उन्होंने बस बोल दिया कि एक आकर्षण बल लग रहा है जिसके जरिए वो क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। फिर तीसरा बताया कि परमाणु का साइज नाभिक के साइज से काफी बड़ा होता है। परमाणु का साइज बताया 1 एंगस्ट्रम है, 10⁻−10 मीटर, और इधर आपका 10⁻−8 सेंटीमीटर में हो जाएगा ये आपका। नाभिक एक फर्मी के बराबर है, 10⁻−15 मीटर, यहाँ पे 10⁻−13 मीटर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाए परमाणु का साइज नाभिक के साइज से काफी बड़ा होता है, क्लियर। आगे
अब देखो ये बता दिए इतना। अब इसी में बताए थे कि नील्स बोर नाम का एक वैज्ञानिक है जो साथ रहता था। साथ रहने के दौरान वो क्या हुआ कि साथ जब रहता था तो दोनों ने मिलके से ध्यान दिया था, इन्होंने अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। अब नाम से प्रकाशित कर दिया तो वो उन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु मॉडल बनाया वो गलत है। इन्होंने परमाणु मॉडल का जो ये सिद्धांत दिया है वो क्या है, गलत है। अब उसने त्रुटि बताई। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ना कुछ त्रुटियां आई हैं, तो उस त्रुटि को हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या क्या त्रुटि है, यानी क्या क्या दोष है। तो अगला पॉइंट हम लोग यही बनाएंगे। अगला पॉइंट रहेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, मॉडल के दोष, ये है आपका ये टॉपिक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। पहला देखो गलती, पहला एरर जो पहला दोष था वो वही था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है तो एनर्जी कहाँ से लाता है। पहला दोष वही था, एनर्जी के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि एनर्जी कहाँ से लाएगा। तो पहला दोष क्या बन जाएगा, पहला दोष बनेगा कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, ऊर्जा कहाँ से लाता है, ऊर्जा कहाँ से लाता है। पहला यही पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट जो एरर बना उसके परमाणु मॉडल का वो क्या था, यही कि इलेक्ट्रॉन हर कोई घूमता है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग का सैटेलाइट घूमता है ऊपर, सैटेलाइट देखा होगा, उपग्रह, उपग्रह जब घूमता है ऊपर, क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं, उपग्रह जब घूमता है तो उसके लिए ना खास तरह का एक वेग होता है, और उस वेग में घूमता है और वहां पर एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी आपका क्या है, वो जो एनर्जी रहती है आपका कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ नहीं बताया गया कि किस एनर्जी के जरिए वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पे घूमता है। तो पहला दोष यहीं से हो गया, पहला दोष उसका ये बन गया। दूसरा दोष, दूसरा दोष उसने बताया कि जिस पे चक्कर लगाएगा बहुत सारा कक्ष होगा, तो कौन इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में चक्कर लगाएगा ये कैसे फिक्स होगा। यानी ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए ये क्या होता है आपका, यहाँ पर बहुत सारा चक्कर है, अब बहुत सारा पथ है, सॉरी चक्कर नहीं पथ है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किस पथ पे घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन, किस पथ पे घूमेगा, इस वाले में घूमेगा, इस वाले में घूमेगा, इस वाले में घूमेगा, किसमें कौन इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये उन्होंने नहीं बताया। रदरफोर्ड ने ये सिर्फ बताया कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चक्कर लगाए, यानी उन्होंने ये नहीं बताया एनर्जी लेवल, यानी किस कक्ष का एनर्जी लेवल कितना है, उन्होंने ये नहीं बताया। तो कक्ष की ऊर्जा, कक्ष की ऊर्जा कैसे नियत है, कैसे नियत है, नियत कहने का मतलब उसमें कितना है, लेवल क्या है, कैसे नियत है, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया। दूसरा यही दोष आपका बन गया। पहला दोष तो बता दिए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एनर्जी कहाँ से लाता है ये नहीं बताया, तो दोष पूर्ण हो गया। दूसरा इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा का लेवल क्या है, ये वाला रिंग का लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, ये सारी जानकारी भी नहीं दी। तो दूसरा पॉइंट यही बना, कक्ष की ऊर्जा कैसे नियत है इन्होंने नहीं बताया। फिर तीसरा, बल के बारे में बताए थे कि कौन सा बल लगता है इसमें, ये नहीं बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल लगता है, इन्होंने नहीं बताया। तो तीसरा दोष इसका ये बना कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किस बल द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, एक दूसरे से किस बल द्वारा, किस बल द्वारा संतुलित होता है, बैलेंस होता है, किस बल द्वारा संतुलित होता है, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया। यानी बैलेंस किस बल द्वारा होता है, बस बोल दिया था अट्रैक्शन फोर्स, एक अट्रैक्शन लगता है उसके जरिए बैलेंस होता है,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस बल द्वारा बैलेंस होता है। तो तीसरा त्रुटि आपका क्या हो जाएगा, यही कि किस बल द्वारा एक दूसरे से बैलेंस रहता है, बल लगेगा तभी बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपका तीसरा बन गया इसका दोष। चौथा, हम कल बताए थे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग वर्णपट को। कलर वाला बताए थे और लाइट वाला, दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है। एक होता है कलर वाला स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग वर्णपट या इंद्रधनुष बोलते हैं, जब बरसात के दिनों में आपका 7 रंग का दिखता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एक होता है लाइट का स्पेक्ट्रम। लाइट का स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, एटम के बारे में बताया जाता है कि एटम का कौन सा पार्ट पराबैंगनी किरण वाला है, कौन सा पार्ट दृश्य किरण वाला है, और कौन सा पार्ट आपका पराबैंगनी है, कौन दृश्य है, कौन अवरक्त है। ऐसा आपका ये चलता है स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने क्या, किसी भी स्पेक्ट्रम जब भी ना परमाणु आएगा ना, तो परमाणु के बीच में स्पेक्ट्रम आएगा, एक दिखेगा उसका ना श्रेणी दिखेगा, सीरीज दिखेगा। यानी जैसे ई वाला कक्ष है ना, तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे कौन सा रंग वाला है, यहाँ पे कौन सा आपका, सॉरी रंग नहीं, प्रकाश वाला है, कौन सा प्रकाश का श्रेणी यहाँ पे, कौन सा प्रकाश का श्रेणी यहाँ पे कौन सा है। यानी अवरक्त किरण कहाँ पे, दृश्य किरण कहाँ पे, और ये किरण कहाँ पे, परमाणु में दिखता है। तो चौथा पॉइंट में इन्होंने ये ही नहीं बताया, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, व्याख्या नहीं की, ऐसा है। तो ये चार प्रमुख रूप से ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि इसका दोष था। दोष तो और ज्यादा है, लेकिन ये चार प्रमुख रूप से याद रखना कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से एनर्जी लाता है ये हमें पता नहीं था। दूसरा, कक्ष की ऊर्जा कैसे नियत होती है ये इन्होंने नहीं बताया, कि कौन सा लेवल में कौन जाएगा ये उन्होंने नहीं बताया। तीसरा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किस बल द्वारा बैलेंस होता है, संतुलित होता है, इन्होंने नहीं बताया। चौथा, स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्होंने नहीं की। तो इतना जो हो गया आपका, ये क्या है आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष है। क्लियर हो गया। चार था, ध्यान देगा, नाभिक के चारों तरफ। याद कैसे रखना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद रखेगा तो दोष याद रहेगा, क्योंकि परमाणु मॉडल में जो जो बताया उसी का तो कटाक्ष यहाँ पे है। परमाणु मॉडल में बताया था कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो दोष में आ गया ऊर्जा कहाँ से लाता है। फिर दूसरा आया कक्ष की ऊर्जा नियत कैसे होती है, कौन सा कक्ष में कौन घूमेगा, ऐसे तो बता दिया। तीसरा बताए थे कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा स्थिर आकर्षण बल लगता है, वो इन्होंने अपना सिद्धांत में बताया। तो स्थिर आकर्षण बल लगता है तो कौन सा बल लगता है इन्होंने ये नहीं बताया। चौथा आपका स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की। जब परमाणु आया तो उसके अंदर ना बहुत सारे किरणें का ये रेंज आता है कि इसमें कौन सा किरण है, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा है, तो उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की। तो ये आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष हो गया। क्लियर। बस इतना ही था इसमें। रदरफोर्ड वाले में हम लोग को दो ही पढ़ना था, परमाणु मॉडल क्या है उसका, और फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष क्या है। क्लियर हो गया। इतना हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला वैज्ञानिक जो आएंगे उनका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर। नील्स बोर के बारे में जानकारी इतना लेते हैं हम लोग कि ये कहाँ रहते थे, डेनमार्क के कोपेनहेगन। डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय। कोपेनहेगन राजधानी भी है, और देखिए राजधानी जब रहता है तो उसके नाम पे रहता है विश्वविद्यालय वगैरह। जैसे हम लोग का पटना है तो पटना यूनिवर्सिटी है, हर किसी का रांची है तो रांची यूनिवर्सिटी, जितना भी राजधानी सब में एक उसके नाम का रहता है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन जो है ना, इस विश्वविद्यालय में कोपेनहेगन आपका एक यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, तो उसमें आपका क्या है, विश्वविद्यालय है ये। तो यहाँ पे रहते थे ये दोनों, रदरफोर्ड और नील्स बोर दोनों, और दोनों इस पे संशोधन करते थे। संशोधन करने का मतलब रिसर्च, इन्होंने अनुसंधान बोलते इसको, रिसर्च को बोलेंगे अनुसंधान। अनुसंधान, रिसर्च करते थे। अब रिसर्च इसी बात पे होता था कि परमाणु का मॉडल कैसा है, यानी परमाणु जो है आपका कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से कण फिट है, और वो कण फिट है तो कैसे कैसे फिट है, ये जानकारी इन्होंने दिया। तो नील्स बोर ने क्या बोला, नील्स बोर जो परमाणु मॉडल दिया वो एक ही बात पे दिया। उन्होंने रदरफोर्ड वाला जो परमाणु मॉडल में दोष था ना,
उसी को ठीक करके उन्होंने बताया, लेकिन वो भी पूरी तरह से ठीक ठीक नहीं बताया। अब देखिए जैसे आगे इसमें हम बताते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो है उसका सिद्धांत क्या क्या है। नील्स बोर, नील्स बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत, परमाणु मॉडल सिद्धांत। अब देखिए नील्स बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या क्या है। पहला, इन्होंने पहला एक बात वही बोला कि उन्होंने बोला कि नाभिक के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है तो एनर्जी, एनर्जी जो लाता है वो एक स्टेट बताया उन्होंने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में रहता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। समझेगा अभी, देखो दो तरह का स्टेट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। पहला ग्राउंड स्टेट होता है और दूसरा एक्साइटेड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति यदि, जैसे कि हम ही लोग हैं, तो हम लोग यदि मान लिया जाए कि बीमार पड़ गए, पूरी तरह से बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग ना बेड पे चले गए या फिर समझ जाओ ये हो गए, तो वहां पर क्या होता है ना, भूख बहुत कम लगता है। मतलब 2-3 दिन तक भी भोजन नहीं देगा तो आपको दिक्कत नहीं, सोया सोया रहो, नहीं सोता, स्ट्रेचर पे सोता सोया हुआ है व्यक्ति, और उसको मतलब कुछ खाना ना भी दो तो चलेगा, उसको बॉडी में एनर्जी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पानी एनर्जी वाला नहीं भी देगा तो भी नहीं कोई दिक्कत है। एनर्जी लॉस कहाँ हो रहा है, सोने में हम लोगों का एनर्जी लॉस होता है, नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। सोने के दौरान और एनर्जी बनता है, लॉस नहीं होता है। सोते हैं तो सुबह एनर्जेटिक रहता है, ऐसे देखा होगा 6-7-8 बजे थकने के बाद नींद आना शुरू हो जाता है। तो यही, ये बात लागू होती है इस स्टेट पे। उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो है ग्राउंड स्टेट एक ऐसा स्टेट है, जैसे मनुष्य क्या होता है कि जब अपनी एनर्जी नहीं खोता है, लगातार उसके संपर्क में रहता है, दूसरे तरह से एनर्जी लेता है। जैसे देखो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति, अभी नाम सुना होगा, कुछ पहले के जो लोग थे ना, सनलाइट से एनर्जी ले लेते थे। एक बाबा है, कुछ खाते पीते नहीं थे, वो क्या, मतलब ऐसा माना गया कि 20-22 वर्ष से खैवे ने खाने नहीं खाया, और उन्होंने क्या किया, सनलाइट से एनर्जी ले लिया। और हालांकि सनलाइट से एनर्जी लेना सबके बस की बात नहीं, उसके लिए योगा ध्यान वगैरह जाता है। योगा में आपको जाना होगा, ध्यान मतलब लगाना पड़ेगा। और ध्यान में क्या होता है आपका कि जो हम लोग जो चीजें ये ले रहे हैं वो सोच के ले लेता है। सोच समझ रहा ना, जो चीज हम सोचेंगे लगातार, थाउट, वही थाउट क्या होता है हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है। तो वो ऐसा सोचता था कि हमें, जब मतलब एक ऐसा है कि ध्यान में रहते थे वो, तो ऐसा सोचते थे कि हम ना एनर्जी ले रहे हैं, हमें एनर्जी भगवान के द्वारा हमें दिया जा रहा है, ऐसा वो माइंड में फिट के, तो खाना वगैरह ना ही खा के भी किससे, सनलाइट से एनर्जी ले लेते थे, धूप से। जिसको जरूरत पड़ेगा आप खाना वाना छोड़ के सनलाइट लगा सकते हैं, हम लोग सनलाइट से ले सकते हैं। तो सनलाइट से वो क्या करता था, एनर्जी ले लेता था, और एनर्जी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में, मतलब जो भी काम करना है उसके लिए करता है। तो देखिए ऐसा ये है कि सनलाइट एनर्जी के रूप में उन्होंने मतलब ये लिया। तो ये वाला स्टेट को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। जब एनर्जी कहीं और से उसको मिल जाए, यानी बिना मतलब ये किए, बिना अपना एनर्जी गेन किए हुए कहीं से भी उसको मिल जाना, तब ऐसे स्टेट को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। और वैसा स्टेट जिसमें एनर्जी लेना पड़े उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था, जैसे अभी वाला सॉफ्ट ड्रिंक बताए थे पीता है, कौन वाला, स्टिंग, स्टिंग और चार्ज, दो गो अभी बहुत पीता है सब, स्टिंग और दूसरा चार्ज। यही क्या है, किस अवस्था का उदाहरण, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब आपका बढ़ाने का, स्टिंग और ये जो है ना एनर्जी नहीं देता है। सब मतलब लिखा रहता है ना कि एनर्जी ड्रिंक वगैरह एनर्जी, लेकिन एनर्जी नहीं देता है। इसका काम क्या है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसका एक ही काम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। अब कोई भी चीज आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा तो आपको लगेगा कि अंदरूनी ताकत आ गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण देखा हो ना कितना गुस्सा आता है, मारता उड़ता है किसी को, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता है।
वही बात यहाँ पे होता है, लेकिन क्या है, स्लाइटली बढ़ाता है। वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है रक्त दबाव के कारण, वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है मतलब बाहरी, मतलब समझो कि इमोशन के जरिए। ई वाला बढ़ता है इंटरनल इमोशन के जरिए। हम लोगों को लगता है, फील होता है कि पी रहे हैं तो हाँ एनर्जी मिल रहा है, इसके जरिए एनर्जी मिलता नहीं। इतना बात रखो बस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हें अंदर से लगेगा कि एनर्जी आ गया है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जैसे लो होता है तो सुना होगा कि व्यक्ति एकदम थका थका रहता है। लो में क्या होता है, एकदम थका रहेगा, ज्यादा मतलब कुछ नहीं करेगा। हाई रहेगा तो एकदम एनर्जेटिक ज्यादा रहेगा। अब हाई ब्लड प्रेशर करने का कारण होता है, ब्लड प्रेशर हाई करके कितने लोग ना एनर्जी का लेवल बढ़ाते हैं। यह है, कुछ कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। जैसे खिलाड़ी वगैरह होता है, तो खिलाड़ी वगैरह जो होता है ना, उसको वो यदि नशीला पदार्थ का सेवन, कोई नशीला पदार्थ का सेवन कुछ देर तक कर लिया तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कुछ चीजें वो खाता है, जैसे देखा होगा गांजा वांजा कोई पीता है तो एकदम एनर्जेटिक रहता है। हाँ, ड्रग्स, हाँ, तो ड्रग्स भी लेता है तो कुछ देर तक वो एनर्जेटिक रहेगा, और उसके बाद फिर वो एनर्जेटिक नहीं रहता है। ड्रग्स का अपना है, ड्रग्स वाला में क्या है कि शुरू में सबका काम एक ही है, नशीला पदार्थ का काम एक ही है, ब्लड प्रेशर हाई और लो करना। अफीम ड्रग्स जो होता है ना, उसका दो काम है। पहला काम तो ये है कि आपका ये शुरू में बढ़ाएगा और बाद में पूरा लो कर देगा। इसीलिए क्या होता है कि जिसको ड्रग्स का लत लगता है उसका बीपी हमेशा अप लो डाउन होते रहता है। तो जब वो लेता है ड्रग्स को तो उसका समझो ब्लड प्रेशर का ये लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा, अब वो बैलेंस होता है तो उसको मेंटली ठीक लगता है कि हम ले रहे हैं तब ठीक लगे, ठीक हो रहा है, नहीं ले रहे हैं तो नहीं ठीक हो रहा है। ये किसके कारण होता है, जितना भी नशीला पदार्थ का लत लगेगा वो हम हमारे अंदर एक केमिकल स्रावित करता है, डोपामाइन। तब इसी केमिकल का इमोशन के जरिए जितना भी सुख दुख किसी को लगेगा या फिर किसी को भी कुछ संभावनाएं ऐसी लगती है, वो एक ही केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। गुड डोपामाइन, बैड डोपामाइन। ये ऐसा समझो कि डोपामाइन आपका क्या है, किसी अच्छा काम करने के कारण रिलीज हो रहा है तो फिर वो लगेगा हमेशा वो अच्छा काम करे। और यदि डोपामाइन किसी खराब काम करने के कारण रिलीज हो रहा है तो फिर लगेगा कि वो चीजें का सेवन करे। जैसे किसी का होता है अल्कोहल लेना शुरू किया, तो अल्कोहल लेना शुरू किया तो बॉडी में अल्कोहल जैसे ही जाता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, ये केमिकल है, ये स्रावित होना शुरू हुआ। तो क्या होता है, बाद में लत लग जाता है इसी केमिकल के कारण। ये केमिकल जब तक स्रावित नहीं होगा उसको मन नहीं लगेगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि हम ठीक ठाक हैं। तो इसके लिए क्या करता है, डोपामाइन स्रावित करने के लिए फिर वो वही चीज लेता है जिसके जरिए वो स्रावित हो रहा है। अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल के जरिए हो जा रहा है। डोपामाइन चाय से भी होता है, तो इसलिए देखा चाय भी एक नशीला पदार्थ है, मान लो उसको, क्योंकि चाय का भी लत लगता है। जिसका लत लगे वो एज एज समझ जाओ कि वो उस पदार्थ में चला ही जाता है। चाय में भी क्या पाया जाता है, चाय में पाया जाता है टैनिन, और टैनिन भी रिलीज करता है डोपामाइन को हमारे मतलब बॉडी में जाके। तो इसलिए जो चाय पीने वाला आदमी है कितना भी मतलब ये रहे उसको चाय चाहिए ही। यानी जैसे एक नशा होता है वैसा ही ये भी नशा होता है। तो हम लोग कहाँ थे, इधर नहीं थे, हम ये एनर्जी बता रहे थे, ग्राउंड एनर्जी। ग्राउंड एनर्जी का, ग्राउंड सॉरी एनर्जी नहीं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इस बात का ये देता है कि एनर्जी कहीं बाहर से मिल रहा है उसको, लगातार मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। तो नील्स बोर ने यही स्टेट के बारे में बताया। इन्होंने पहला वाला सिद्धांत में यही डाला। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है वो किस स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था इसके पहले आपका, सर्विस कमीशन का क्वेश्चन। सर्विस कमीशन समझता है ना, वीडियो एसडीओ वाला जो एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ कि नील्स बोर का जो आपका ये है परमाणु मॉडल है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहता है, कौन सा अवस्था में, ग्राउंड स्टेट। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिज अवस्था, भूमिज अवस्था ऐसा बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट में रहता है कौन, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो पहला रूल इसी में आएंगे हम लोग, इसको हटाते हैं, इधर समझ गए ये। हाँ, तो इसलिए स्टिंग वेस्टिंग से एनर्जी एनर्जी कुछ नहीं मिलता है, याद रखो। उससे अच्छा संगत वाला आम खा लो, रस मिल जाएगा, विटामिन ए। अगला, नहीं, यही वाला में लिखना था ना,
चलो अब आगे। पहला सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है और ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट में रहता है। पहला पॉइंट इसका यही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है आपका, ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट अभी बताया दो स्टेट होता है, एक स्टेट जिसमें एनर्जी डायरेक्ट तुरंत मिलती है, कुछ ऐसे भोजन है, पहले भी हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे भोजन है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, उसमें क्या है, फल। फल हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जो हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं वो थोड़ा लेट से एनर्जी देता है। फल में पाया जाता है शर्करा, चीनी, जो खास तरह का प्राकृतिक चीनी है उसका नाम है फ्रक्टोज, वही ज्यादा एनर्जी हमें तुरंत दे देता है। सबसे ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, केला। 8 से 9 मिनट के अंदर फुल एनर्जी, यानी जितना ग्लूकोज है उसके अंदर सब आ जाएगा बॉडी में। चलो नेक्स्ट, दूसरा। पहला तो इन्होंने ये बताया कि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है और कहाँ, किस स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। ये पहला जानकारी उन्होंने दी। दूसरा जानकारी, दूसरा जानकारी उन्होंने ये दिया आपका, जो ये वाला आपका हिस्सा है, सॉरी क्या, उसमें रदरफोर्ड का परमाणु दोष में हम दूसरा वाले में क्या पढ़े थे कि किस बल द्वारा जुड़ा होता है, वो उन्हें नहीं, कक्ष की ऊर्जा नियत होती है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कक्ष का ऊर्जा क्या है, तो इन्होंने बताया कि सारा कक्ष का ऊर्जा नियत होता है। कक्ष की ऊर्जा क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, नियत यानी फिक्स होता है। इन्होंने दूसरा बात ये बताया कि कक्ष की ऊर्जा नियत होता है। उन्होंने क्या बताया था, कक्ष की एनर्जी जो है वो नियत नहीं होती, उन्होंने ऐसा बताया था। किसने, रदरफोर्ड ने। क्या हंस रहे थे, है क्या है, तुम पढ़े लाया है स्टिंग पी के गया उधर। पीला के पेनले है माजा, वो ओकरा कारण आ रहा है, माजा के कारण। चल पीला के कारण नहीं आ रहा, छोड़ो हटो। वो कच्छ की ऊर्जा नियत होती है, फिक्स होती है, इन्होंने ऐसा बोला। अब यही जो है, ये ऐसा स्टेटमेंट दिया, अब फिर बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। और उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दिया, समझो अब, कच्छ की ऊर्जा फिक्स है, ये है आपका वृत्तीय कक्ष। अब बोला सबका ऊर्जा फिक्स है, और इन्होंने ऐसा भी बोला कि सबका ऊर्जा समान है। पहली बात इन्होंने ऐसा बोला कि कक्ष की ऊर्जा नियत है और सबका ऊर्जा जो है क्या है, समान है, यानी एक जैसा, इक्विवेलेंट है, ऐसा बताया उसने। कक्ष की ऊर्जा क्या है, नियत है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जो है आपका, उसको ना गांव में रह के भी 20,000 रुपये का इनकम मिल रहा है और शहर में भी जाके 20,000 रुपये का इनकम मिल रहा है, तो बताओ गांव से शहर जाएगा, नहीं जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा। आई बोल रहा है कि दोनों का कक्ष ऊर्जा नियत है। तो तीसरा लाइन में उन्होंने बोला क्या, तीसरा लाइन में बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन या लॉस करते हैं, गेन या लॉस करते हैं, गेन या लॉस करते हैं। बताते हैं, वो देखो वो वाला पॉइंट पे फिर से आएंगे अभी, ये पहले ये जान लो। तीसरा, कक्ष की ऊर्जा नियत होती है। तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया, जो तीसरा सिद्धांत दे के वो खुद ही फंस गया, यानी तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया, बाद में यही वाला सिद्धांत उसका क्या बन गया, दोष बन गया। कैसे उसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेस या लॉस या गेन करते हैं जब बाहर से अंदर जाता है, जब बाहर से अंदर कक्ष की तरफ जाते हैं, जब बाहर से अंदर कक्ष की तरफ जाते हैं, कक्ष की तरफ जाते हैं तो एनर्जी का गेन करते हैं, एनर्जी का गेन करते हैं। और जब
बाहर से अंदर की तरफ, जो अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जाता है तो एनर्जी का लॉस करता है, तो एनर्जी का लॉस करता है। अब देखिए उन्होंने एक बात बताई, लॉस करता है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना जंप करता है। पहले तो बोला कि समान कक्ष में चक्कर लगाते रहता है, अपना ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया। तीसरा लाइन में खुद ही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप करता है। इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ जंप करता है। और कहाँ जंप करता है, कक्ष में भी। अब जंप करता है तो उन्होंने ये बोला कि जब वो अंदर से बाहर से अंदर जाता है तो एनर्जी लेके आता है, जब अंदर से बाहर आता है तो एनर्जी लॉस करके आता है। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग ये समझो कि हम लोग मान लेते हैं किसी होटल में गए, ये उसके लिए सटीक बैठ रहा है, खाए पिए वाला के लिए। जैसे ही हम होटल में गए अंदर, तो होटल जब अंदर गए हम लोग खाने के लिए, तो जैसे खाने के लिए गया, खाना आया, खाए, तो उससे हमें क्या मिला, एनर्जी मिला। अब जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हमारे पास पैसा का भी एनर्जी है, पैसा भी रहता है। काउंटर पे आने के बाद पैसा पे करना पड़ता, तो ऐसा लगता है एनर्जी लॉस हुआ है। वही बात इन्होंने यहाँ बोला कि क्या है कि आपका जब वो बाहर से अंदर यानी होटल के अंदर एंटर किया करता है तो एनर्जी लेता है, गेन करता है। और जैसे ही वो फिर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आता है तो क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। इन्होंने चौथा सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत में इन्होंने यही बताया। अब यही बात पे ये विवाद हुआ कि जब सबका कक्ष समान ऊर्जा का है, यहाँ वाला का कक्ष आपका सबका कक्ष का ऊर्जा समान है, तो ये एनर्जी लेने के लिए इधर अंदर जाता क्यों है और अंदर से बाहर आता क्यों है, ये दोष बनेगा आगे जाके। अभी बस सिद्धांत है ये, यही क्या बन जाएगा आगे आगे जाके, इसका दोष बन जाएगा। इसका परमाणु मॉडल में यही दोष आएगा आपका, ये वाला। 3 क्लियर हो गया। कौन कौन है बोर का परमाणु मॉडल, वही रदरफोर्ड याद रखेगा, एक चीज याद रखेगा, 3-4 चीज याद होगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद रखेगा तो याद होगा कि उसका दोष कौन कौन था, और उसका दोष जैसे ही याद हुआ तो इसका फिर ये नील्स बोर का सिद्धांत याद रहेगा। क्यों, क्योंकि वो दोष जो था वही दोष को तो हटा के बताया। इन्होंने बताया ऊर्जा कहाँ से लाता, तो बोल दिया कि ग्राउंड स्टेट में रहता है। फिर दूसरा बोला कि वो बताइए, उसमें ये बोला कि कच्छ की ऊर्जा क्या है, मतलब कौन सा लेवल में ऊर्जा है उसका, तो इन्होंने बोला कच्छ की ऊर्जा फिक्स है, उन्होंने अनफिक्स किया था। तीसरा इसका ये बना कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी का गेन या लॉस करते हैं। जब वह बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो गेन करेगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ आता है तो लॉस करेगा। अब देखो गेन या लॉस जो होता है ना, ये एनर्जी का एक फॉर्मेट है, एक एनर्जी का फॉर्मेट है। ये जो गेन या लॉस होता है खास तरह का एनर्जी में होता है। जैसे हमारे पास क्या है एनर्जी, जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग किस रूप में एनर्जी लेते हैं, हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग भोजन का एनर्जी किस रूप में लेते हैं, कैलोरी के रूप में। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो पदार्थ हुआ। हम लोग जो एनर्जी का मात्रा मापते हैं वो किससे मापते हैं, कैलोरी से। एनर्जी वाला जो आपका है वो किससे मापते हैं, कैलोरी से। कैलोरी जानता है, ये क्या है, हम लोगों का भोजन मापक है। हम जितना कैलोरी लेंगे उतना कैलोरी बर्न करेंगे। ये सिद्धांत भी किस पे काम करता है, ये सिद्धांत हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उस पे ये करता है, काम करता है। अब देखो लोग पहले बताया मोटा हो जाता है, मोटा होने का कारण क्या है, खाना। दो ही कारण है, या तो एक बीमारी ग्रस्त हो जाए वो व्यक्ति, नहीं तो खाना ज्यादा खाए। बिना खाना खाए आदमी मोटा होना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो लगभग 1500 से 2000 कैलोरी एक दिन में ले लेते हैं, उतना अभी नॉर्मल खाना में। यदि कोई हाई फाई, कहने का मतलब फल वगैरह दूध वगैरह साथ में खाता है तो वो एनर्जी 2500 तक कैलोरी ले लेता है। और नॉर्मल जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 खर्च कर पाता है। पढ़ने वाला जितना मन लगा के पढ़ेंगे ना अच्छा से, तो 1500 खर्च हो जाएगा, 1000 बच जाता है। यही 1000 जमा होता है डेली। यही एनर्जी 1000 जो हमारा जमा होता है, जमा करने के लिए हमारा लीवर तैयार रहता है। लीवर वाला एरिया जो रहता है ना वो पहले से तैयार रहता है कि जितना एनर्जी, मतलब
जैसे कि वो भूख के जरिए, लीवर का काम एक और है, इंटेंस बढ़ाता है वो। जैसे उसको मिल गया ना 1,000 का, तो लत लगाएगा तुम्हें कि लगेगा कि कम खाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं हम लोग और खा ही लेते हैं। तो इसी के लीवर का काम ये हो जाता है। लीवर मतलब एज ए उस तरह का फिट कर लेता है कि जितना दे सकता है और वही लेता है। तब बाद में देखा होगा चारों तरफ से नाद एजस से शुरू होता है और उसके बाद बनना शुरू हो जाता है। तो ये कैलोरी पे निर्भर करता है मोटापा। अधिक कोई मोटा है तो दो कारणों से बताएं। एक तो पहले ये हो जाता है, एक थायराइड ग्रंथि होती है हमारे पास, यदि वो भी अनबैलेंस हो जाए तो मोटापा आ सकता है। तो उसमें मोटापा कैसे आता है? उसमें जो मोटापा आता है वो हमारे शरीर का जो पानी होता है बॉडी में, हमारा बॉडी क्या है, हमारा बॉडी क्या वाटर बोतल है, इसी समझ जाओ। शरीर हमारा बस पानी के जरिए काम करता है। वाटर बोतल मतलब ये नहीं, ये वाला बोतल ये नहीं बोल रहे हैं। वाटर बोतल की तरह काम करता है हमारा बॉडी। यानी इसको ना जो भी चीज चाहिए वो लिक्विड में ज्यादा चीज चाहिए, लिक्विड में ज्यादा चाहिए। इसलिए देखा होगा कितने लोग जो स्वस्थ रहना चाहते हैं लिक्विड डाइट पे रहते हैं, पानी के रूप में। क्योंकि हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? 65% नॉर्मली होता है। किसी किसी का ये पानी, यही पानी के बारे में बता रहे हैं, किसी किसी का ये पानी 5% बढ़ जाता है। तो कोशिका को क्या कर देता है, कोशिका के अंदर वो जाके थोड़ा थोड़ा हर एक जगह, हल्का हल्का हर एक जगह एकदम समझ जाओ कि वो क्या कर देता है, उसको फैला देता है। यानी हमारे जो नर्व वगैरह होते हैं उसको फैला देता है, जिसके कारण वो व्यक्ति मोटा बाहर से दिखता है, फैट। तो ये आपका 65% हमारे पास पानी है। तो जब हम लोग पानी वाला चीज खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है वो क्या होता है, तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे कि देखो पानी वाला चीज है, यानी फल जो हो जाता है, जैसे तरबूज है। तरबूज में क्या 99% पानी है, 1% बीज है। वही बीज में और ये आवरण, आवरण को छोड़ के वो वाला निकालेगा, सब पानी है वो देखा होगा धागा हुआ जैसा लगता है, वो ऑलरेडी पानी है। उसको पूरी तरह से एक क्रश करोगे तो पानी ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा वो। तो 99% पानी, लेकिन उस पानी में क्या मिला हुआ, फ्रक्टोज। ये एनर्जी देता है हमें। सबसे ज्यादा एनर्जी यदि कोई शुक्र चीनी देता है तो वो कौन सा चीनी देता है? फ्रक्टोज वाला चीनी। ग्लूकोज से भी ज्यादा अच्छा। ग्लूकोज भी हमें देता है एनर्जी, एनर्जी तो हम ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। फ्रक्टोज भी आपका क्या, उसका उप पदार्थ है। यानी उसका समझो कि उप, इसको बोल सकते हैं हम लोग उप पदार्थ, ग्लूकोज के टाइप का है फ्रक्टोज। चीनी के चीनी में दोनों पाया जाता है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। चीनी जब टूटता है तो दोनों में टूटता है, लेकिन जब दोनों अलग अलग रहता है तब हमारे लिए सही है। लेकिन जब हम चीनी के रूप में खाते हैं तो चीनी हमारे लिए सही नहीं है। मोटापा बढ़ाने या फैट बढ़ाने का दूसरा वाला कारण ये है, चीनी। चीनी क्या करता है, हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी देता है, कैलोरी देता है, और वो क्या करता है, ये बढ़ाता है। देखो मीठा खाने वाले भी लोग थोड़ा तो समझ आए हेल्दी रहता है। मीठा खाना भी इस बात का संकेत है, ज्यादा मीठा खा रहा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मीठा में ज्यादा एनर्जी है, तुरंत मिलता है और ज्यादा एनर्जी मिलता है। इसीलिए ये, उसको क्यों देख रहा है सब? हाँ, हाँ। छेना खाता है तो, छेना खाता है तो कोई पचा ले रहा है, कहने का मतलब बताया ना भी। कोई कैलोरी ले रहा है तो खपत भी कर रहा है उतना, जितना कैलोरी ले रहा है। कारण बता रहे थे ना यार, पहले किधर थे, इधर देखो बता देते हैं। हम लोग ना एक एक लॉजिक पे आते हैं, एक ठहरते हैं। एक लॉजिक ये होता है कि हम लोग को शाकाहारी होना चाहिए मांसाहारी। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मांसाहार, मांस मछली खाना ये है। तो देखिए वो हिसाब से तो एक है ही, एक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से भी हमारे लिए वो सही नहीं है। जो मांस मछली वाला भोजन होता है ना, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। 10% ही पानी होता है, 10 से 20%। आपका मांस मछली वाला जो रहेगा वो आपका 10 से 20% ही पानी होता है उसमें, बाकी फैट के रूप में रहता है। और पानी के रूप में उसे मिलेगा 10 से 20%। और हम लोग को वैसा भोजन चाहिए जिसमें पानी की मात्रा 50 से ऊपर हो। इसीलिए जब देखा होगा कि मांसाहारी भोजन करते हैं उसके बाद पानी बहुत ज्यादा पीता है लोग। खाने के जस्ट बाद एक एक दो दो लोटा साफ कर देगा, मतलब खाने के जस्ट बाद तुरंत। क्यों? क्योंकि उस भोजन में पानी था ही नहीं, और हमारे बॉडी को क्या चाहिए, वैसे खाना चाहिए जो पानी, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। और इसीलिए साइंटिफिक रूप से भी हम लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ टाइम में घिस सकता है, उतना भी नहीं है।
मतलब जिसको खाने का मन है वो खा सकता है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन क्या है, इस हिसाब से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और पानी की मात्रा जिस पदार्थ में कम होगा हमारा शरीर उसको एडजस्ट नहीं करेगा, पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए तो इधर हटते हैं हम लोग। किधर आ गए थे रे, कहाँ से आ गए? कैलोरी में। कैलोरी बता रहे थे। कैलोरी क्या होता है आपका, जितना ये करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, मतलब जितना कैलोरी यदि लेंगे उतना खर्च कर देंगे तो आदमी वैसा का वैसा रहेगा। कितना वाला व्यक्ति देखा होगा वैसा का वैसा ही रहता है, ना बढ़ता ना घटता है। इसका कारण क्या, वो उतना ही कैलोरी ले ही पा रहा है और जितना वो खर्च कर दे रहा है। अब जैसे काम करने वाले लोग हैं तो ना ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, अब जो काम करने वाले नहीं है वो कम एनर्जी खर्च करते हैं। बोलने से भी सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होता है। 4 घंटा भूख रहे हैं यानी समझ रहा है कम से कम 1-1.5 हजार कैलोरी खर्च कर देते हैं हम लोग। समझ रहा है, हम लोग ज्यादा उधर नहीं जाएंगे। हाँ तो छेना खाते हैं तो डेली डेली ना ना खाते हैं। डेली कहाँ चल रहा है? हैं? देखो, बोल रहे डेली के बदले एक दिन कैसे खा लेते हैं। हाँ? तुमको नहीं देखे हैं? हाँ? ये भी कहाँ, ये सब कम खाती है, दिखाती ना है। हाँ? हाँ, इसकी बहन को देखे थे रे, एकदम बस नहीं समझा। बगल में हम सोचे कि ऐसे है, उस टाइम में थोड़ा और ज्यादा कम थी जैसे ही है अभी। हम देखे और देख रहे हैं टांले ऐसा वाला हिल्लल आदमी 10 खा रहा है, तो हम लोग यदि 20 खा रहे हैं तो कोई दिक्कत है? 10 खाते देखे वो, वो थी और एक और थी साथ में, जिसका शायद अभी अथी उथी हुआ था उधर। हाँ, उसी के साथ में थी। छोड़ो उधर। तो कैलोरी में बता रहे, कैलोरी के अनुसार व्यक्ति को गरीब और अमीर भी व्यक्त किया जाता है। कैलोरी के कारण यदि किसी को भोजन नहीं मिल रहा उसके कारण गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है, बीपीएल और एपीएल परिवार बनाती है। जानता है? बीपीएल और एपीएल हम लोग दो चीजों पे तय करते हैं, एक इनकम पे और दूसरा खाने पे। खाने पे कैसे तय होता है? खाने पे तय होता है ऐसे, 2600 कैलोरी। यदि किसी गांव का पुरुष को, ये गांव का है, ये पुरुष है, गांव के पुरुष को 2600 कैलोरी यदि मिल रहा है तो उसको माना जाता है कि ठीक ठाक है। 2600 कैलोरी से यदि कम मिल रहा है उसको तो ऐसा माना जाता है ये क्या है आपका, ये वाला जो आपका ये जो है वो बीपीएल है, यानी गरीब परिवार में आ गया। 2600 कैलोरी तक नहीं मिलेगा तब। महिला को थोड़ा सा कम, 2300 कैलोरी। ये लोग थोड़ा कम काम करते हैं ना, इन लोग काम ही कुछ करता है। देखा होगा बस झाड़ू लगाना को काम बोलते हैं इन लोग, तो झाड़ू लगाने में एनर्जी खत्म होता नहीं ज्यादा, खाना बनाने में ज्यादा एनर्जी खत्म होता नहीं। खाना में वो कैसे बैठल है ऐसे चला रहा है। हाँ? तो इसमें ज्यादा एनर्जी खत्म नहीं होता, इसीलिए 2300 इन लोग को कम रखा गया है। और लड़का लोग आटा गेहूं पिसावल जाता है, डीजल मोटर लेके जाता है, पाइप बिछाता है, खाद लेके जाता है। हाँ तो उतना रखने के दौरान तो गया लेके ना, कम से कम 30 के 35 केजी वाला। इन लोग वही वाला आटवा को निकालता है 1 केजी, जो पिसवा के लड़का लोग लेके जाता है, और ओकरे 1 केजी निकालता है उसी में, ओकरे में हाफ जाता है। कितना निकाल दिए ऐसा। और शहर वाले शहर वाले पुरुष जो है उसको थोड़ा कम, शहर वाला आओ सब लोल, मतलब समझ रहा है कि ये वाला है, लोल नहीं बोलेंगे उसके लिए, मतलब ऐसा वाला, मतलब ऐसा वाला काम करने में कम। शहर वाले लोग क्या है, मतलब उसको थोड़ा आराम ज्यादा मिलता है, उन लोग ज्यादा मतलब लग्जरी लाइफ जीता है तो काम कम करता है, इसलिए उन लोग का निर्धारण है कि शहर वाला 2400 कैलोरी है, और महिला शहर वाले को 2100 कैलोरी से कम यदि मिल रहा है, इतना कैलोरी भोजन से कम मिल रहा है तो क्या हो जाता है वो, बीपीएल परिवार। इतना से ज्यादा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एपीएल परिवार। तो बीपीएल इस बात पे भी तय होता है कैलोरी कितना मिल रहा है, इसीलिए ना बोला जाता है कि खाता पीता घर के लड़का है या फिर लड़की है। समझ गया, यानी कैलोरी ज्यादा ले रहा है यानी अमीर है। खाता पीता घर का बोल दिया यानी किस बात का सिंबल हो जाता है कि वो अमीर है, और खाता पीता घर के ना मतलब हिलल हला है तो ये हो जाता है गरीब है। तो कैलोरी से ही तय होता है, ठीक, जितना कैलोरी खाएंगे उतना खर्च करना यदि शुरू कर देगा व्यक्ति कभी भी मोटा नहीं हो सकता है। और यदि वो खा रहा है ज्यादा खर्च कम कर रहा है तो जब बताए थे जमा होता है,
और जैसे ही वो कैलोरी लगातार जमा हो गया, यानी लगभग 10,000 20,000 कैलोरी, तो वो ग्राम में बदलता है, फैट वाला, चर्बी वाला ग्राम में बदल जाता है। बाद में उसके लिए क्या इलाज करते हैं हम लोग, उस चर्बी को गलाने के लिए ज्यादा एनर्जी, कम खाते हैं और ज्यादा एनर्जी लॉस करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, वही है कि हम लोग कम एनर्जी ले रहे हैं और लॉस ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके कारण फिर क्या होता है, फैट बर्न होता है। लेकिन वो फैट बर्न होता है बहुत लेट से, जमा होता है दुगना स्पीड से, लॉस होगा वन सिंगल वाला स्पीड से। इसलिए यदि व्यक्ति थोड़ा सा हेल्दी होता है या फिर उसका वजन गेन होता है, तो वजन लॉस होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। क्लियर? चलो आगे, इधर क्यों आ गए थे हम लोग, ग्राउंड स्टेट में आ गए, यहाँ थे ना। ये एनर्जी का, एनर्जी के बारे में बता रहे थे, इसी में आए थे, रुको। जैसे हम लोग बताए कि कैलोरी, हमारे पास कैलोरी होता है, उसी तरह इन लोगों के पास खास तरह का एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी उसको बोलते हैं, जैसे समझाते हैं अभी। एक होता है एच म्यू, एक होता है फोटोन, एक होता है पॉकेट ऑफ एनर्जी, पॉकेट ऑफ एनर्जी। देखिए इस टाइप का एनर्जी होता है, कुछ कुछ ऐसे अलग अलग टाइप का हम लोग एनर्जी लेते हैं। जैसे देखा होगा कि जानवर जो है, जानवर का एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, यानी क्या है, वो एक बार में एनर्जी नहीं बनाता है, बार बार एनर्जी बनाते रहता है। जैसे देखा होगा गाय वगैरह भैंस वगैरह खाना को पूरी तरह से निगल लेता है, पहले जितना बाहर वाला है उसको निगल लेगा, और निगलने के बाद वो क्या करता है, बाहर ला के मुंह माउथ में वो उसका हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चबाना ही बोल सकते हैं उसको, काबुली ऐसे बोला जाए, काबुल, मतलब काबुली करता है बार बार और चबाता है और उससे एनर्जी लेता है वो। तो वैसा एनर्जी जो लगातार बनते रहता है, वैसे वाले एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। समझा? क्वांटाइज मतलब क्या है कि वो एनर्जी पहले ले लिया था खाना, लेकिन उस खाने को तोड़ रहा है बार बार, हमेशा अलग अलग जरिए से वो तोड़ते जा रहा है, और जिसके कारण वो एनर्जी बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। अगला होता है एच म्यू एनर्जी। एच म्यू का मतलब होता है विखंडन करके, कोई चीज जो है हमारे अंदर, जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो वाला एनर्जी के रूप में आएगा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम जैसे ही अंदर भोजन लिए तो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्या है, बाहरी क्रिया नहीं, अंदर का क्रिया है। 10 क्लास में पढ़ा होगा, सांस लेने और छोड़ने को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब भोजन के टूटने को बोलते हैं श्वसन। जैसे हम सांस लिए ना, तो ये श्वास गया कहाँ पे, एक पार्ट है हम लोग बॉडी का, उसका नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया, नाम तो इसका जानता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा, भोजन का ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के जरिए भोजन को हम लोग वो उससे तोड़ते हैं, भोजन का अवयव को तोड़ते हैं और हमें मिलता है वहां पे ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज क्या बनता है, हम लोग का एनर्जी। इसीलिए क्या बोला जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस, लगातार एनर्जी वहीं बनता है। तो श्वसन का मतलब भोजन का टूटना, हम लोग श्वास के जरिए जो भी चीजें लेते हैं वो जाके अंदर रिएक्शन करके भोजन को तोड़ता है और एनर्जी बनाता है। वो वाला एनर्जी क्या है, जिसमें टूट के एनर्जी बने, उसको एज समझेंगे, एच म्यू एनर्जी है। अगला होता है पॉकेट ऑफ एनर्जी, ये बताए तुरंत आता है तुरंत जाता है, यही वाला जो हम लोग लेते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या फिर किसी ड्रिंक से हम लोगों को मिल जाए, तुरंत आया और तुरंत चला गया, पॉकेट ऑफ एनर्जी, यानी आया और गया, वैसा वाला एनर्जी को बोलते हैं पॉकेट एनर्जी। अगला होता है एक फोटोन। फोटोन वाला कण अभी देखें, जब सूर्य के प्रकाश से कोई ऊर्जा ले लेता है, तो वैसे वाले को बोलते हैं हम लोग फोटोन एनर्जी। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधा वगैरह क्या है, किससे एनर्जी लेता है, फोटोन से लेता है। प्रकाश के कण को फोटोन बोलते हैं, ये समझो। जो प्रकाश का छोटा छोटा कण आता है ना, उसी को बोला जाता है, प्रकाश के कण को बोला जाता है फोटोन। इसमें हाई एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। वही वाला का काम क्या करता है, सोलर सेल में फोटोन, ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो ऑलरेडी फोटोन की ऊर्जा है, उसके कण की ऊर्जा है। वो कण गिरता है किस पे, सिलिकॉन वाले पे। सोलर प्लेट में क्या लगा रहता है ऊपर में, सिलिकॉन। सिलिकॉन का काम है ऑब्जर्व करना, फोटोन का जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे एक बैटरी लगा होता है, वो ऑब्जर्व करके एनर्जी को एक बैटरी में जमा करते हैं, और ये बैटरी से फिर हम लोग किसमें, रासायनिक ऊर्जा के तौर पे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका फोटोन का एनर्जी। तो उसने बोला कि ये जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ना, लॉस गेन करता है वो इस रूप में, ये किसी रूप में भी कर सकता है, क्वांटाइज्ड रूप में भी कर सकता है, यानी जमा हुआ वाला में कर सकता है,
या आपका एच म्यू वाला में कर सकता है, या पॉकेट ऑफ एनर्जी वाला में कर सकता है, या फिर फोटोन वाला में कर सकता है। क्लियर? तो इतना वाला आपका ये सब होगा। ये एनर्जी का बात कर रहे थे, उसी में आएगा आपका। इसको मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं अगला पॉइंट में। पांचवा पॉइंट यही बनाते हैं हम कि ये क्या है, ये एनर्जी का लॉस एवं गेन, का लॉस एवं गेन किस रूप में होता है? एच म्यू एनर्जी, फोटोन, क्वांटाइज्ड एनर्जी, या फिर और किस में? पॉकेट ऑफ एनर्जी, पॉकेट ऑफ एनर्जी इस रूप में होता है आपका, पॉकेट ऑफ एनर्जी ये वाले रूप में। तो इन्होंने ऐसा बताया। चौथा रूल ये बन गया। पांचवा हो गया। छठा में अब यहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आएगा बीच में। हाँ, यानी एक चीजों को हम प्रूफ करेंगे यहाँ से। छठा में उन्होंने ये बताया, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था किस बल से अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस बल से अट्रैक्ट होता है। तो उसकी जानकारी इन्होंने ऐसे दी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा किस बल से जुड़ा होता है? नाभिक द्वारा किस बल से जुड़ा होता है? अभिकेंद्री बल से जुड़ा होता है। अभिकेंद्री बल से जुड़ा होता है। अभिकेंद्री बल से जुड़ा होता है। ये अब ये अभिकेंद्री बल क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अभिकेंद्री बल से जुड़ा होता है। अभिकेंद्री बल क्या है, देखो आगे लिखते हैं इसको। सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभी इसलिए उसमें नाम जुड़ा हुआ है। अभी का मतलब होता है किसी तरफ लगना। अभिकेंद्री का मतलब केंद्र की तरफ। हिंदी उसको समझेगा तो ऐसे है, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल। तो यहाँ पे ना केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री। तो अभिकेंद्री बल का मान जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? ये जो अभिकेंद्री बल है उसका मान जो होता है ना, वो आपका होता है F बराबर होता है mv² mv²/r। ये क्या है इसको समझो, और ये फिजिक्स के जरिए समझते हैं इसको। देखो ये होता है आपका रेडियस यहाँ पे, ठीक, ये रेडियस है। और मान लेते हैं ये आपका इतना, सॉरी ये रेडियस है, ये ना भी गति से चल रहा है। ये आपका क्या है, भी गति से कोई यहाँ पे कण चल रहा है, उसका ना मास क्या है, m है। तो हम लोग जानते हैं बल का जो डिफिनेशन होता है, बल जो लगता है ना, वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण का। द्रव्यमान गुने त्वरण। अब द्रव्यमान इसका m हो गया, त्वरण जो इसका होता है, उसका त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन जो होता है ना, उसमें होता है, इसके वेग को बोलते हैं ओमेगा, इसके वेग को बोला जाता है ओमेगा। और ओमेगा जो होता है ना, वो बराबर होता है v/r का। ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है? v/r का। अब v/r के बराबर होता है, इसीलिए त्वरण का मान जो होता है, वेग में परिवर्तन हुआ तो v/r का v पहले से v/r है, इसीलिए इसका सूत्र बनता है ऐसे mv²/r। इसका ये बन जाएगा सूत्र। क्लियर? mv²/r। अब यही वाला सूत्र से हम ना एक न्यूमेरिकल तय करेंगे, यहाँ से फिट करेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देगा। बल बराबर अभी क्या लिखे, F बराबर mv²/r। अब देखो एक और बल पढ़े थे हम लोग 10 क्लास में ही, कि जब दो कणों के बीच बल लगता है तो हम लोग ऐसा पढ़े थे, मान लेते हैं m1 है और ये m2 है। m1 मास का है और ये m2 मास का है, तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। तो हम लोग ऐसा पढ़े थे कि बल जो होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और जबकि वह ये आपका जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी f का वैल्यू ऐसे चलता है m1 गुने m2 बटा क्या हो जाता है नीचे r का स्क्वायर। ये पढ़े थे 10 में। m2 का m1 का मास का कोई ये रहेगा तो बल का जो मान होगा किसके बराबर होगा,
m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर का। अब यही वाला बात यहाँ लागू होता है। यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है और उसके बीच कितना रेडियस है आपका, r रेडियस है। तो ये भी ई मास वाला है, ये भी ई मास वाला है। तो बल का जो मान होगा इलेक्ट्रॉन के जरिए यदि हम बल का मान को इंडिकेट करेंगे तो कितने के बराबर होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका ई है, ई है, तो यहाँ पर क्या होता है ई और ई, इलेक्ट्रॉन ये वाला आपका, इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये दोनों के स्क्वायर के ई स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। लंबा वाला चलेगा इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी न्यूमेरिकल एक साथ फिट करेंगे रिकॉर्ड करने के दौरान, इसलिए ऐसे।